कैसे हो गाइस आप सभी और तैयारी कैसी हो रही है फ्रेंड। टीजीटी हो या पीजीटी या कोई भी अदर एग्जाम हो, डीटी प्लस बी, एलडी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं एलडी ग्रेड से रिलेटेड, तो बिल्कुल ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। पहली बार अगर चैनल पर अगर आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच पोएम इज़ नॉट बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। इनमें से कौन सी पोएम मैथ्यू अर्नोल्ड की नहीं है? तो द फोर्सेकन मर्मेन, डोवर बीच, ट्रिस्ट्रम एंड इजिल्ट, द किंग्स ट्रेजरी। तो इनमें से गई जो फोर्थ है, डी ऑप्शन जो है वो हमारा मैथ्यू अर्नोल्ड से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये एक पोएम है दांते गैब्रियल रोसेटी, डीजी रोसेटी के द्वारा ये एक पोएम है। बाकी सारे हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड के हैं। ठीक है, चलिए। तो इन मैथ्यू अर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की द टर्म फिलिस्टाइन इज़ यूज्ड फॉर, यहाँ पे ई होना चाहिए था, आई नहीं था। ठीक है, ई होना चाहिए था यहाँ पर। तो यूज्ड फॉर किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है? इंग्लिश वर्किंग क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, एरिस्टोक्रेसी या कि पैलेस्टाइन। तो यहाँ हो जाएगा मिडिल क्लास के लिए यूज़ करते हैं। जो मैथ्यू अर्नोल्ड का कल्चर एंड एनार्की वर्क है उसमें बारबरियन, फिलिस्टाइन, तीन तरीके की जो क्लासेस उन्होंने दी हैं। तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास है वो डिपिक्ट करती है किसको? यहाँ पर फिलिस्टाइन वर्ड को। ठीक है, चलिए। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब लाइंस हैं आपको देखने को मिलती ही हैं। तो वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो ये भी गाइज मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम है। कौन सी पोएम है ये मैथ्यू अर्नोल्ड की, ये और बता दीजिए। तो ये आपका हो जाता है ऑन शेक्सपियर। ठीक है, ऑन शेक्सपियर से ये जो है हमारी लाइन है। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड की। चलिए। टेनिसन्स फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम डाइड इन। अर्थर के फ्रेंड थे अर्थर हेनरी हेलम, जिनके लिए इन्होंने इन मेमोरियम लिखी थी। तो उनकी डेथ कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो गाइज इनकी डेथ हुई थी वियना में। ठीक है, वियना था जगह का नाम। और कितनी एज में हुई थी, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो ये आप जान सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी अगर बात करें तो कितनी एज में जो है इनकी डेथ हुई थी? तो बिल्कुल आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं। वियना में हुई थी 22। ठीक है, 22 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 22 साल की उम्र में गाइज इनकी डेथ हो गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन टेनिसन्स पोएम इन मेमोरियम। जो इन मेमोरियम है ये मैथ्यू अर्नोल्ड, सॉरी गाइज, जो पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला मुझे शायद याद नहीं आ रहा। शायद मैंने मैथ्यू अर्नोल्ड तो नहीं बोला, हाँ टेनिसन ही बोला है ना। ओके टेनिसन ही बोला है, सॉरी। मुझे लगा कभी मैंने मैथ्यू अर्नोल्ड तो नहीं बोल दिया गलती से। तो टेनिसन का है ये, और 22 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी वियना में। ठीक है, चलिए। सडनली बर्स्ट हो गया था इनका हेड, ये भी याद रखिएगा कैसे हुई थी। सडनली इनका हेड बर्स्ट हो गया था। तो अच्छा, इनका टाइम स्पेन बताना। टाइम स्पेन आपको ज़रूर याद होना चाहिए सबका। तो 1809 में तो ये पैदा हुए थे और 1892 यानी कि 1892 में इनकी डेथ हो गई थी। ऐसे आप याद रखिएगा इसको। चलिए, द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन मेमोरियम में कितने पैराग्राफ्स हैं ये बताना है यहाँ पर। तो इन मेमोरियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पैराग्राफ्स हमारे हो जाते हैं गाइस। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। कब? अच्छा कब? 1850 में पैदा हुई थी, है ना। 1850 में 1833 में स्टार्ट हुआ था इसको लिखना, इन मेमोरियम को 17 साल में जाके कंप्लीट हुई थी। तो देयर्स नॉट टू रिप्लाई, देयर्स नॉट टू रीजन वाई, देयर्स बट टू डू और डाई। तो ये लाइन कहाँ पर मिलती है आपको? बहुत अच्छी लाइन है, कहाँ पर मिलती है आपको ये बताना है गाइज। और पिछला क्वेश्चन ना पीजीटी 2013 में आ चुका है, ये बता दूं आपको। जो अभी हमने पैराग्राफ्स की बात की है ना इन मेमोरियम में, 131 है, तो ये आपका आ चुका है। ठीक है, चलिए। यहाँ पर बात हो रही है कि ये लाइन कहाँ से है, तो ये डी ऑप्शन, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। टेनिसन की जो ये पोएम है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, इसी से ये जो है वर्क लिया गया है। अच्छा, ये कब थी? 1854 में। 1854 में
द एग्जामिनर नाम की जो इस मैगज़ीन थी उसी में इसको जो है पब्लिश कराया गया था। चलिए, हु अमंग दीज कैरेक्टर इज़ नॉट अ डिटेक्टिव, इनमें से कौन सा कैरेक्टर डिटेक्टिव नहीं है? इनमें से कौन सा कैरेक्टर डिटेक्टिव नहीं है? इंस्पेक्टर बकेट, सर्जेंट कफ, हरक्यूल पॉयरेट या फिर एंजल क्लेयर। तो इनमें से कौन सा यहाँ बताना है आपको कि सॉरी गाइस, ओके, हाँ, इनमें से जो डी ऑप्शन है एंजल क्लेयर जो है वो आपका कोई डिटेक्टिव नहीं है। तो ये है कहाँ से गाइस? थॉमस हार्डी का टेस ऑफ द डी अबर्वल्स नाम का जो नॉवल है उसी का ये कैरेक्टर है, ठीक है। इंस्पेक्टर बकेट भी इसी में अपीयर होता है, चार्ल्स डिकन्स के इस ये जो थॉमस हार्डी का एंजल क्लेयर आपको मिलता है टेस से मिलता है, ठीक है। इंस्पेक्टर बकेट जो है, इंस्पेक्टर बकेट की बात कर रही हूँ, ये आपको मिलता है चार्ल्स डिकन्स के नॉवल में ब्लीक हाउस में, ठीक है। और सर्जेंट कफ, ठीक है, सर्जेंट कफ की अगर बात करूं तो ये मिलता है आपको, ये याद रख लीजिएगा, द मॉनस्टोन, विल्की कॉलिंस का एक वर्क है द मॉनस्टोन, उसमें मिलता है। और अगर बात करूं यहाँ पर जो कौन सा है ये, हाँ, हरक्यूल पॉयरेट, तो ये एक फिक्शनल बेल्जियन डिटेक्टिव है जो डेम अगाथा क्रिस्टी का है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ बात हो रही है एंजल क्लेयर की। हार्डी बिगन एंड एंडेड हिज कैरियर बाय राइटिंग, हार्डी ने किस चीज़ से अपना कैरियर शुरू किया था लिखते हुए और किस चीज़ पे एंड किया, तो ये बताना है। सेम चीज़ है दोनों, वहीं से ही स्टार्ट किया था वहीं पे एंड किया है। तो हार्डी का जो है उन्होंने पोएम्स, ठीक है, पोएट्री से लिखना स्टार्ट किया था, पोएट्री से लिखना स्टार्ट किया था इन्होंने और पोएट्री पे ही इन्होंने एंड कर दिया है ना। और अपना राइटिंग पोएट्री से लिखना शुरू किया था इन्होंने, लेकिन हालांकि ये नॉवलिस्ट बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो थी इनकी पोएट्री से थी और वर्ड्सवर्थ से काफ़ी ज़्यादा रोमांटिसिज्म से अफेक्टेड थे, ठीक है। अबाउट विच नॉवल ऑन हार्डी रिमार्क अ वार बिटवीन, अपने ही नॉवल के बारे में हार्डी ये रिमार्क करते हैं बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट। तो ये कौन सा नॉवल है? मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है, टेस है, जूड द ऑब्स्कर है, रिटर्न ऑफ द नेटिव है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि जूड द ऑब्स्कर के लिए कहते हैं, है ना, फ्लैश एंड स्पिरिट जूड द ऑब्स्कर के लिए कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मेयर ऑफ जो कैस्टरब्रिज है वो आपका 1861 में आया था। जो टेस की बात करूं तो 1891 में आया था। जूड द ऑब्स्कर की बात करूं तो 1895 में आया था और ये आया था आपका 1878 में, ठीक है, 1878 में। ये डेट्स आपको याद रखनी है इनकी, कभी कभी आ जाती हैं, कभी कभी क्या आ ही जाती हैं कई बार। पीजीटी 2002 में ये क्वेश्चन आ चुका है जो अभी मैंने आपको बताया है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ टी.एस. एलियट इज बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ द फिशर किंग, तो कौन सी पोएम फिशर किंग पे, लेजेंड पे बेस्ड है? आस वेनेसडे, द होलो मैन, फोर क्वार्टेट्स या फिर वेस्टलैंड। तो किसकी बात करेंगे आप लोग यहाँ पर? तो गाइज ये जो हो जाएगा आपका, यहाँ होना चाहिए वेस्टलैंड, ठीक है, वेस्टलैंड जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। कब आई थी? 1822 में आई थी वेस्टलैंड और पब्लिश कराई गई थी, ठीक है, क्राइटेरियन में कराई गई थी, ओके, न्यूयॉर्क सिटी में। और चलिए, और उसके बाद डायल में भी इसको पब्लिश कराया गया था। इजरा पाउंड को इन्होंने इसको डेडिकेट किया था। अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, ये इसकी सबसे पहली लाइन है। बताती हैं, इन विच ईयर द पोएम जेरोनसन पब्लिश्ड, कौन सी ईयर में पोएम जो जेरोनसन है उसको पब्लिश कराया गया? तो यहाँ जो आपका आंसर बनता है वो क्या है गाइज? ये बनता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1920 में, ठीक है, 1920 में जो जेरोनसन नाम की पोएम है उसको पब्लिश कराया गया था। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता है, फ्री वर्स में लिखा गया है इसको। कंसीट एंड विट आर द फीचर्स ऑफ, किस चीज़ की फीचर हैं ये दोनों? तो ये मेटाफिजिकल की बात हो रही है, मेटाफिजिकल की बात हो रही है यहाँ पे। जॉन डन जिससे रिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो जॉन डन, मेटाफिजिकल की बात आए और जॉन डन की बात ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो जॉन डन से अगर कोई बहुत ज़्यादा रिलेट करता है तो वो हमारे यही हैं, ठीक है। और जो टर्म है अगर इसकी बात करें हम तो ये एसोसिएटेड है 7th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोएट्स से, ओके। सैमुअल जॉनसन जो थे, जो कॉइन करने की बात अगर आती है, कौन सा वर्ड, अगर मेटाफिजिकल, अगर इस वर्ड को कॉइन करने की बात आती है तो सैमुअल जॉनसन की बात करेंगे हम 17th सेंचुरी में, ओके। चलिए,
डिक्शन मीन्स क्या होता है, डिवाइस ऑफ स्पीच होता है, डिवाइसेस ऑफ मैटर एंड राइम, सिंटैक्स एंड वर्ड पावर या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ सी ऑप्शन होगा, सिंटैक्स एंड वर्ड पावर को हम डिक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल, तो इन डॉवर बीच इज एन, ये डॉवर बीच की लाइन है, लेकिन ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है तो ये बताना है आपको। तो गाइज ये काकोफोनी, ठीक है, काकोफोनी का एग्जाम्पल है ये। काकोफोनी की बात करें, काकोफोनी क्या होती है, बहुत ही कर्कश आवाज़ में अगर हम कोई चीज़ कहते हैं, इसका मतलब होता है मिसमैश ऑफ अनप्लीजेंट साउंड्स, है ना, या फिर ऑफन लाउड वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा आवाज़ में अगर हम कुछ बातें बहुत बोल रहे हैं इस टाइप से। चलिए, फैब्ल्यू इज़ अ शॉर्ट नरेटिव पोएम विथ, कहाँ का ओरिजिन है ये फैब्ल्यू, तो ये एक शॉर्ट नरेटिव पोएम है, फ्रेंच ओरिजिन, ठीक है, फ्रेंच ओरिजिन, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ होना नहीं है। अच्छा, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बता दीजिए फटाफट से। तो बहुत प्यारे प्यारे वर्ड आपको दे रही हूँ जो आते हैं एग्जाम में अक्सर, तो वही वर्ड्स आपको दे रही हूँ मैं। देखिए, अगर ये इस वर्ड की बात करूँ ना, तो ये आपका आया है, ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में आ चुका है। तो देख लीजिए इसको, कॉन्कोमिटेंट है, कॉन्सक्यूपिसेंस है, ठीक है, कॉन्कर्डेंट है, कंडेंसेंसन है। तो यहाँ पर आप किसको सही बताएंगे? तो गाइज़ ये जो स्पेलिंग से सारी गलत हैं, जो बी ऑप्शन है इसमें वो सही स्पेलिंग है बिल्कुल, कॉन्क्यूपिसेंस का। तो इसका जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है इसका, वो होता है सेक्सुअल डिज़ायर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर, याद रखिएगा। और अगर बात करूँ मैं यहाँ पर इसकी कॉन्कोमिटेंट, तो इसमें ये जो TANT होना चाहिए, TANT होना चाहिए लास्ट में। और अगर बात करूँ ये नेक्स्ट वाला वर्ड कॉन्कर्डेंट है, तो कॉन्कर्डेंट में आई थिंक होना चाहिए क्या, इसमें भी आपका ए तो है ही, ठीक है, इसकी स्पेलिंग बनेगी CONCORDNT, CONCOR, यहाँ पे जो COR होना चाहिए, जो CUR है ना, इसका COR होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिए आप। और कंडेंसेंसन का जो है ये हो जाएगा आपका कंडेंसेंसन, ठीक है। ये कहाँ पर गलती है इसमें, देखो, CONDE डबल एस होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, डी नहीं, डबल एस नहीं गाइज, CONDESCEN, ठीक है, और SION, ये तो मुझे सही लग रही है यार, सही लग रही है, बिल्कुल सही है ये स्पेलिंग भी, ठीक है गाइज, सही है ये भी। चलिए, अच्छा, इसमें करेक्टर र्यूमेटिक की करेक्ट स्पेलिंग बताइए। तो र्यूमेटिक जो है वो ए ही हो जाएगी, RHEUMATIC, RHEUMATIC, करेक्ट स्पेलिंग है इसमें भी। इरिकॉन्सिलेबल की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। अच्छा, जो रोमेटिक होता है इसकी करेक्ट स्पेलिंग हमने कर चुके हैं हम। अच्छा, इसकी बताइए आप लोग। तो यहाँ जो होगा गाइज वो सी ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, सी ऑप्शन, यानी कि IRRE होना चाहिए। और कौन सी, CONCI, कौन सी, LIABLE, कॉन्सिलिएबल। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इनकम्पैटिबल, ठीक है, जो हमारी बराबरी का ना हो, हमसे कंपटीशन करने लायक ना हो। मॉन्स्ट्रस का आपको बताना है करेक्टली स्पेलिंग, ओके। तो मॉन्स्ट्रस ए ही हो जाएगी मॉन्स्ट्रस की, तो आसान है ये तो, MONSTROUS। अच्छा, मॉन्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, तो इसकी अगर बात करें तो इसका मतलब होता है लार्ज या फिर अगली, ठीक है, लार्ज होता है, और आपका लार्ज हो सकता है, और क्या होगा इसका मॉन्स्ट्रस का, ठीक है, अगली भी होता है, फ्राइटनिंग भी होता है। लार्ज, अगली, फ्राइटिंग, इमेजिनरी क्रिएचर, कोई बहुत बड़ा, लार्ज, सारी ही चीज़ें लार्ज होगा, अगली होगा, ठीक है, एक तरीके से शैतान कह सकते हैं आप इसको फिर, ठीक है। चलिए, स्टिग्मा बताइए, स्टिग्मा का एंटोनिम बताना है आपको। तो स्टिग्मा का अगर एंटोनिम की बात करें तो क्या स्टेन होगा, ब्लॉट होगा, स्मेली होगा, डिस्ट्रिक्शन होगा। हाँ, तो स्टिग्मा में आपका डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है गाइज, डिस्टिंक्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्शन नहीं गाइज, ये तो डिस्टिंक्शन होना चाहिए वर्ड, ठीक है, मैंने ही गलत लिख रखा है इसको,
TINC, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो ख़त्म होने वाला है और आप करोगे नहीं बिना कहे, इतना तो मुझे भी पता है। तो कर दीजिए एक लाइक शेयर, क्या जाता है आपका, कुछ ज़्यादा नहीं जाता, बस एक बार प्रेस करना होता है और निकल लेना होता है, ठीक है। चलिए कर दीजिए फटाफट से और फिर आगे पढ़ लीजिए। अच्छा, स्टेन, ब्लॉट और स्मेली, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका होगा डिस्टिंक्शन होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है मार्क ऑफ डिस्ग्रेस, है ना। इसका तो मार्क ऑफ डिस्ग्रेस जो है इसका मीनिंग होता है स्टिग्मा का। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मीनिंग बताना है आपको, मतलब एंटोनिम बताना है। तो एक्सोनरेट का मीनिंग होता है टू सेट फ्री, किसी को फ्री छोड़ देना। तो यहाँ आप क्या इसको कर सकते हो, बी कर देंगे, है ना, एक्यूज़ कर देंगे, मतलब किसी को जो है हिरासत में रखना या फिर प्रिजन में रखना, एक्यूज़। चलिए, एलिविएशन, एलिविएशन होता है घटाना किसी चीज़ को, लेसनिंग ये तो सिनोनिम है। मैग्निफिकेशन जो है बहुत भव्यता होती है एक प्रकार से, तो एग्जैगरेशन हो जाएगा, ठीक है। एलिविएशन जो है इसका एग्जैगरेशन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। चलिए, बहुत बढ़िया बात है गाइस। तो यहीं तक का सफ़र था, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए।